खबर भारत के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज बात करेंगे शराब पर सियासत की, जहां मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ ही पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को घेर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी में विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को लेकर घमासान मचा हुआ है। विरोध का मुख्य मुद्दा यह है कि शिवराज सिंह सरकार ने नई नीति में शराब सस्ती कर दी है। इसके साथ ही शराब की एक दुकान में 2 दुकानों की अनुमति दे दी है। मामले पर एक तरफ विपक्ष हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी में भी 2 राय बनी हुई है, जो राज्य सरकार के लिए गले की हड्डी बनती दिख रही है। आइए पहले तो आपको सुनवाते हैं कि किसने इस मुद्दे पर क्या कहा। देश में आज भी चालू किसी भी मोहल्ले में, गाँव में अगर शराब की दुकान बंद कराना है तो 50% महिलाओं ये दुकान बंद हो जाएगी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी शराब को लेकर जो भी बातचीत करें तो उनके पास अवसर था 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, तब वो नीति उन्होंने क्यों लागू नहीं करी? चलिए, उस समय चूक गए थे तो 15 महीने में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, दिग्विजय सिंह जी सुपर सीएम, तब उन्होंने ये योजना क्यों नहीं लागू करी? और अभी भी दिग्विजय सिंह जी को कोई ज्ञान देना है तो पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में है और उसके लिए जो सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्य करने की दिशा में कार्य आगे हो रहा है। और दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने के पहले एक बार अपने कार्यकाल का और कांग्रेस का अवलोकन करते तो श्रेष्ठ होता। उमा दीदी भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित राजनेता हैं और उमा भारती जी शराबबंदी की बात कर रही हैं और उसी आशय को और बड़े व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण नशाबंदी की बात कर रही है। पर बहुत सारे कारक हैं पूर्ण नशाबंदी के लिए, जिनमें सबसे बड़ा कारक है सामाजिक चेतना और जागृति। आपको ये भी स्मरण होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज जी की घोषणा के बाद से मध्य प्रदेश में कोई भी शराब की नई दुकान नहीं खुली है। शराब की दुकानों के संचालन का समय सीमित किया गया है। तो तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसका अंतिम लक्ष्य यही है कि मध्य प्रदेश में एक समय के बाद व्यापक जन जागृति के बाद पूर्ण नशाबंदी हो। तो आपको बता दें कि किस तरह से शराब पर सियासत अभी भी बरकरार है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में शराब की दुकानें न बढ़ने का वादा करने वाली सरकार खुद इसे बढ़ावा दे रही है। सरकार की नई शराब नीति के मुताबिक प्रदेश में देसी और विदेशी शराब एमआरपी से करीब 20% तक कम दामों पर मिलेगी और अब देशी विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिल पाएगी। चलिए, इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अतिथि, कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा करते हैं सबसे पहले उमेश जी आपसे। बीजेपी की सरकार और सरकार में ही कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब घर के ही लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है, ये बातें निकल कर आ रही है सामने, क्या कहेंगे? कौन हो सकते हैं वो लोग? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है और हम इस बात में यकीन रखते हैं कि शराब वाकई में व्यसन है। पर यह भी एक परम सत्य है कि कोई भी सरकार आएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की होगी या कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, जब तक एक आम सहमति का वातावरण समाज में निर्माण नहीं होगा, तब तक किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना मुमकिन नहीं है और संभव नहीं है। हमने पहले भी इस बारे में कहा है कि इसके लिए आम सहमति का वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है कि जो शराब का सेवन करता है और वो उनकी आवश्यकताओं में शामिल है। कुछ लोगों के लिए विलासिता में है, कुछ लोगों के लिए आवश्यकता में है। तो समाज का इतना बड़ा वर्ग जो शराब का सेवन करता है, उस वर्ग के बीच में जाकर एक आम सहमति का वातावरण बनाना पड़ेगा, व्यापक जनजागरण चलाना पड़ेगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रश्न है, इस बार की जो नई शराब नीति लाई है, आप देखेंगे कि बड़े बड़े सिंडिकेटों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात करा गया है। छोटे और मझोले दुकानदार हैं जिनके माध्यम से क्या होता था कि बड़े सिंडिकेट होते थे तो राज्य के बाहर के ठेकेदार आकर बड़े बड़े ठेके उठा लेते थे। तो राज्य का जो ये शराब एक व्यवसाय है, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो छोटे व्यवसायी शराब के व्यवसाय में जुड़े थे, कमलनाथ जी की सरकार की जो नई शराब नीति कमलनाथ जी की सरकार लाई थी, उसके कारण उनके हितों पर कुठाराघात हुआ था। शिवराज जी की सरकार ने स्पष्ट टूक शब्दों में कहा कि कोई एक नई शराब की दुकान खुलने नहीं दी जाएगी, कोई भी नई शराब का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, जो पुरानी शराब की दुकानें हैं ब्रिजेश जी,
बीजेपी के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं, प्रवक्ताओं से जब अभी हमने जो सुना उसमें पंकज जी का ये भी कहना था कि सामाजिक चेतना जागृति के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। देखा जाए तो एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोली गई है। अब अगर उमेश जी की बात को ध्यान में रखें तो विलासिता और आवश्यकता वाली बात कही, तो विलासिता और आवश्यकता में भिन्नता कैसे लाई जा पाएगी ताकि इस व्यवसाय का, क्योंकि जैसा कि इससे राजस्व, एक बड़ा राजस्व आता है, तो ये व्यवसाय किस हद तक सफल हो पाएगा, जो नई नीति है उसमें सफलता लेकर आ पाएगी? क्या मानना है आपका, कौन सी चीजें ज्यादा भारी पड़ रही हैं इस वक्त? वो तो हो जाता है ना। ब्रिजेश जी तक नहीं पहुंची है? ब्रिजेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लग रहा मेरी आवाज ब्रिजेश जी तक नहीं पहुंची। उमेश जी, चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे हम। उमेश जी, फिर विपक्ष सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि एक बात और कही गई बीजेपी की तरफ से कि 15 माह में कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं इस तरह की योजना फिर शुरू की थी। अब जब नई नीतियां बीजेपी सरकार ला रही है तो क्यों इसमें विरोध किया जा रहा है? तो एक नीति क्यों नहीं हो पा रही है? जी उमेश जी। एक तो क्रांति प्रिया जी, मेरी कठिनाई ये है कि मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ तो बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ, पर मैं जितना अनुमान लगाकर आपके प्रश्न को समझ और सुन पाया हूँ। क्रांति प्रिया जी, एक बात मैं आपको बहुत विनयशीलता के साथ बताना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार का जो रेवेन्यू जनरेट करने के 2-3 बड़े वित्तीय स्रोत होते हैं, उसमें परिवहन एक बड़ा वित्तीय स्रोत होता है और माइनिंग एक बड़ा वित्तीय स्रोत होता है और शराब भी एक बड़ा वित्तीय स्रोत होता है। और मध्य प्रदेश जैसा राज्य के जिसकी जनसंख्या बहुत विपुल है और भौगोलिक दृष्टि से भी जो बहुत बड़ा राज्य है, उसकी अपनी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को व्यय करना होता है और पिछले 2-3 वर्ष जो कोरोना के कारण आर्थिक रूप से चुनौती के गुजरे हैं, उन आर्थिक रूप से चुनौतियों के गुजरे हुए उन वर्षों में कोई भी राज्य सरकार ये दुस्साहस नहीं बता सकती है कि वो एक तरफा शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाकर और इसको पूरी तरह से बंद कर देगी। आप देखिएगा कि किसी भी विषय में, मुझे लगता है कि खैर इस संदर्भ से जोड़ना ठीक नहीं होगा। अब अगर आप भगवान राम का भी कोई प्रसंग ले आएंगे तो समाज में उसके ऊपर भी मतभेद खड़ा हो जाता है, उसको भी लोग भिन्न प्रकार से व्याख्यात करते हैं और अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। शराबबंदी के लिए आप एक धड़ा अगर शराबबंदी का मूवमेंट चलाता या मांग खड़ी करता, आप अगर इसको अधिकृत रूप से प्रस्ताव केवल विचाराधीन मान के रख दीजिए, आप देखिएगा कि कितने सारे लोग हैं कि जिसकी खिलाफत करने के लिए उतर आएंगे। और शराब कोई आज से समाज जीवन का अभिन्न अंग बनी हुई है, ऐसी नहीं है। मुझे लग रहा है कि सनातन काल से, पौराणिक काल से हमारे तो शास्त्रों और वेदों में भी सोमरस के रूप में मुझे लग रहा है कि शराब का उल्लेख होता आया है। तो ये समाज का मुझे लग रहा है कि उपयोगिता का क्रांति प्रिया जी एक भाग बन चुकी है। अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि समाज के अंदर वास्तव में इस बुराई को लेकर, इस व्यसन को लेकर एक जागरण चलाना चाहिए, जो दिग्विजय सिंह जी ने सुझाव दिया है। उनसे एक सवाल रखती हूँ। जी पूछें। जी ब्रिजेश जी, जिस तरह से कमलनाथ जी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के पास एक ही रास्ता बचा है, आम जनता को पिलाओ और सुलाओ ताकि वो सच्चाई ना जान सके, ये इस तरह की बात कहने के पीछे ठोस कारण रहा होगा, क्या हो सकता है? जी क्रांति प्रिया जी, अभी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता मित्र को सुन रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की शुचिता की और शुचिता की दुहाई देते देते ये कहाँ का उदाहरण, कहाँ दृष्टांत जोड़ देते हैं। कह देते हैं कि साहब उस समय भी ऐसा होता था, प्राचीन युग में हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ी के लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह की बात दिग्विजय सिंह साहब ने कहा कि इसके लिए मैंडेट जो होता है, अगर आप महिलाओं के पास जाइए, वुमेन्स वर्ग के पास जाइए और एक सर्वे कराइए और उन्हें लगता जिस घर में पुरुष वर्ग शराब का सेवन करता है वहां की महिलाएं अपने को सुरक्षित समझती हैं, उनका संवर्धन होता है या उससे उनके परिवार के उदर पोषण अच्छे से हो सकता है, तब दिगर करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उमा भारती जी के जिस तरह से बयानात आए और बार बार उमा जी ने शराब नीति को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के बारे में अपनी डेडलाइन दिया, वो कहा भी कि मैं इसको लेकर के डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगी, लेकिन अभी खैर वो जनता के बीच में नहीं आई। लेकिन मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना तो दूर, नया मध्य प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री स्थापित करना तो दूर, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को दूर निवारण करना तो दूर, किसानों पर हो रहे अत्याचार को दूर करना तो दूर, इन सब से इतर होकर के मध्य प्रदेश के लोगों को शराब के रास्ते पे ढकेलने जा रही है। और आप देखिए कि पूरे प्रदेश के अंदर जो शराब नीति बनाई गई है, साहब, देसी शराब विदेशी शराब दोनों को एक ही जगह पे आ सकते हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के पास अभी तक क्या होता था, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हुआ करती थी उसमें शराब शायद लिंकर अलाउ हुआ करता था। हालांकि मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाने का अवसर नहीं मिला, पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट में मुझे खूब जाने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से मैं भारत सरकार के उन 14 मंत्रालयों का डायरेक्टर मेंबर रहा हूँ, चाहे वो फिल्म सेंसर बोर्ड हो, चाहे वो कोल हो, चाहे चैरिटी मंत्रालय हो, सब में रहा। तो सब में जाने का फ्लाइट से खूब अवसर मिला। फिल्म सेंसर बोर्ड को हर फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती थी तो हम खजुराहो से दिल्ली फिर मुंबई जाया ही करते थे। तो मैंने देखा कि डोमेस्टिक फ्लाइट पे कहीं भी शराब अलाउ नहीं थी, लेकिन अब तो इन्होंने क्या कह दिया कि एयरपोर्ट के पास भी अब शराब बिकेगी। तो आखिर आप प्रदेश को क्या बताना चाह रहे हैं, प्रदेश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? और ये कहना कि सोमरस की तरह जागरूकता की इसको बात कर समझा रहे हैं कि जाए, सामाजिक चेतना जागृति लाना होगा, तो उस जागृति और सामाजिक चेतना में क्या बताया जाएगा कि इतनी पियो, कितनी पियो, जितनी पियो उतनी कम है? वो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पूरी तरह से बंद होना बात अलग है, पर जो आदी लोग हैं, जो विलासिता और आवश्यकता की जो बात आपने कही थी, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में भेद करना, ये बहुत समझदारी की बात है। समझदार व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती या जिसे बताने की जरूरत पड़ती है, अब आप समझ सकते हैं कि वो तो आदी ही होगा। जी उमेश मुझसे सवाल है। अच्छा, क्रांति प्रिया जी, मुझे लगता है कि सामाजिक जागृति का जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये आम जागरण से जो मेरा अभिप्राय वो ये है कि हम आखिर कितने लोगों को तैयार कर सकते हैं कि वो शराब को त्याग कर देंगे। दिग्विजय सिंह जी जो फार्मूला लेकर आए हैं कि 50% महिलाओं के हस्ताक्षर करा दे, दिग्विजय सिंह जी का ये फार्मूला जो है 30 साल पुराना फार्मूला है। जिस समय वो सरकार में हुआ करते थे और केवल कलालियां नहीं खुलवाते थे, उन्होंने तो उपकलाली का एक नया शब्द जनरेट करा था कि उपकलाली, एक शराब के ठेकेदार को दुकान दे दी जाती थी और उससे 50-100 मीटर दूर पर उसके आगे उप नाम का पूछ जोड़कर उप दुकान के नाम से दिग्विजय सिंह जी के समय दिया जाता था। और जिस समय ये शराबबंदी के मूवमेंट खड़े होते थे, उस समय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि जहां की 50% महिलाएं हस्ताक्षर करके दे देंगी, वहां पर हम शराब की दुकान को बंद कर देंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि 1996 में मैं इंदौर महानगर का युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था। हमने कम से कम 35 दुकानों के लिए दिग्विजय सिंह जी को 50% महिलाओं के हस्ताक्षर करके दिए थे। और राघोगढ़ के नरेश 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, एक दुकान भी इन्होंने बंद नहीं कराई थी। अब क्या है कि परोपदेश कुशल बहु तेरे छल्ली सुपड़े से कह रही है कि तुझमें बहुत ज्यादा चेत है, और दिग्विजय सिंह जी हमसे मास्टर ब्लास्टर देता है कि उनको लाइमलाइट में बने रहने का हुनर याद है, उनको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक। दिग्विजय सिंह जी ने एक और बात कही कि प्रदेश में बिक रही अवैध शराब पीकर लोग मर रहे हैं। अवैध शराब पीकर मर रहे हैं, उस पर सरकार कार्रवाई करती है। कोई भी सरकार होगी, कोई भी पुलिस होगी, कोई भी आबकारी का वहां का जो अमला होगा, कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि अवैध शराब बचे। और ये अवैध शराब क्यों बिकती थी? क्योंकि बड़े बड़े सिंडिकेट यहाँ पर आते थे, राजस्थान का आता था, उत्तर प्रदेश का आता था, बिहार का आता था। अब जब स्थानीय ठेकेदारों को दुकान आवंटित हो जाएगी, तो स्थानीय जो निवासी है, जो शराब की बहुत सारा तबका, बहुत बड़ा समाज का तबका ऐसा है। ब्रजेश जी को मेरी बात भिन्नर्थों में लगेगी, पर मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है वो पूरे आदर्शवाद से अलग कर, और ब्रजेश जी वैसा यथार्थ भी होती है। समाज एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है कि जो शराब के व्यवसाय से जुड़ा होता है, वो शराब के व्यवसाय से जुड़ा हुआ तबका जब छोटे दुकानदारों के साथ समूहबद्ध होकर रोजगार करेगा, तो मुझे लग रहा है कि अवैध शराब बिकने की सारी संभावनाएं समाप्त होंगी, और इस दिशा में सरकार ने ठोस और मजबूत कदम उठाया। जी, और ब्रिजेश जी, आप दोनों से इसका जवाब मांगती हूँ कि गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने वाला देश, और हम बार बार सरकार ये बात कहती है, हम जयंती मनाते हैं उनकी, उनके नियमों पर, उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। गांधी जी तो कभी नहीं चाहते थे शराब पिए लोग, मदिरापान तो मैं कहीं बोल भी दूं उनके पहले, आदर्शों में नहीं लिखा गया। जी मैं बोल दूं पहले। क्रांति प्रिया जी, बड़े ही विनम्रता से मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ।
इस पंक्ति के साथ कि समर शेष है नहीं पाप का पापू केवल व्याघ्र, अजो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। हमारे काबिल मित्र ने बड़ी लंबी चौड़े बातें बता दिया अपनी पार्टी के बारे में और अपनी नीतियों के बारे में। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि अवैध शराब 15 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है। प्रदेश के अंदर सबसे अधिक अवैध शराब से कई लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। क्या सरकार ने कौन सी ठोस नीति लेकर के आई? क्या 15 साल में सरकार ऐसी कोई ठोस नीति नहीं रख सकती थी कि इस अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई सके? सच तो यह है क्रांति प्रभा जी कि ईमानदारी की बात है कि ऐसे बहुत जगह पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पे पहुंची अंतिम मैदान पर, तो वहां पर इन्हीं के पार्टी के जुड़े कई लोग इन्वॉल्व मिले और उस केस को, उस फाइल को वहीं पे रोक दिया गया। लेकर के एक जनहित याचिका भी मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में पड़ी। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आखिर शराब को लेकर के आपकी योजनाएं है क्या? आप इस प्रदेश को कहना क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो लोग जिनके पास 1 करोड़ का जिनका इनकम टैक्स पे ही है वो अपने घर में बियर बार खोल सकता है। ये क्या तक तुकबंदी हुई? मैंने आप समाज के अंदर कौन सा वातावरण निर्मित करना चाहते हैं? भाई समाज को आप एक दिशा देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते, सूबे के मुख्यमंत्री के नाते आपका नैतिक कर्तव्य है कि 7.5 करोड़ जनता के आपको किया हो। कम से कम आप पूरे समाज के बारे को ध्यान में रख करके कोई पॉलिसी बनाओ। दूसरी बात, आपसे ये पॉलिसी बनाई और कह दिया कि साहब विदेशी मदिरा दुकान जो है वो उसके साथ देशी मदिरा की दुकान खुलेगी। आप बताइए, गांव में लोग जो बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ कर पाते हैं, किसी तरह से कहीं से कर्जा लेकर के, उधार लेकर के जो है, अगर वो उनके पति देव जो है शराब पीना शुरू कर देंगे तो उनके घर में कोलाहल नहीं बचेगा। सच्चाई है दूसरी बात, बस मैं अपना 20 सेकंड में पूरा करूंगा, लेकिन अगर उसे रात में शराब पीने की आदत है तो वो शराब के लिए पैसे जुगाड़ ही लेता किसी भी तरह से। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारी खबरें हम खुद चलाते हैं इस तरह की। उमेश जी, क्या जवाब होगा इस पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि ब्रजेश जी ने जो 2-3 बातें कही मैं उसको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूं कि जो शराब का घर में संग्रह करने वाला विषय है, पहले भी 6 बॉटलों की परमिशन दी जाती थी और अब जिनको बढ़ाकर दी गई है कि 12 बॉटल रख सकते हैं, वो केवल उन व्यक्तियों को दी गई है कि जो 1 करोड़ रुपए का आयकर भुगतान, 1 करोड़ रुपए की जिनकी आय है, जो 1 करोड़ रुपए का टैक्स पे करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनके अपने उद्देश्य होते हैं, अपने प्रयोजन होते हैं, उनके घरों के अंदर बड़ी पार्टीज चलती है, तो मुझे लगता है कि वो अवैध रूप से संग्रहित करते हैं। उसके बजाय सरकार ने उसको एक नियमावली के तय ला दिया। और जो क्रांति प्रिया जी आप कह रहे हैं, बस चलता तो आप किराने की दुकान में शराब बिकवाना शुरू कर दो। आपका बस चलेगा तो जहाँ महिलाएं राशन की दुकान में खड़े होकर के राशन लेती हैं वहां पर आप शराब बिकाना शुरू कर दो। आपका बस चलता तो आप पेट्रोल की दुकान में, डीजल की दुकान में आप शराब बिकाना शुरू कर दो। आखिर मध्य प्रदेश को आप देना क्या चाहते हैं? क्या मध्य प्रदेश सरकार की इतनी खोखली नीति है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को शराब के रास्ते पे धकेलना चाहती है? क्या मध्य प्रदेश सरकार का यही मोटो है? मुझे एक बात बता दीजिए शर्मा जी कि आखिर मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को, शिक्षित बेरोजगारों को, जो लोग इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके, मेडिकल करके निकले हैं, क्या उनको शराब के रास्ते पे लगाना चाहती है? आप प्रदेश के अंदर एक जो है नजीर खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप प्रदेश में नजीर खड़ी करने की जगह शर्मा जी आप लोग मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ एक चीज कर रहे हैं। जो नई जनरेशन है, पहले तो आपने कहा कि पकौड़े तलो, पकौड़े बेचो, अब आपने कहा साहब शराब किस तरह से, जिस तरह आपने छूट दे दिया, उसके बाद हम समझते हैं कि प्रदेश की सरकार और जो नौजवान है, जो नई नस्ल निकल रही है, यंग जनरेशन के लिए बहुत ही दर्दनाक बात होगी, क्योंकि 21वीं शताब्दी का भारत ये नहीं है, गांधी का सपनों का भारत ये नहीं है। गांधी कहते थे कि 80% हिस्सा जो है गांवों में रहता है, और अब गांव के उस मजदूर को, उस किसान को, उस लाचार व्यक्ति को शराब की लत लगाना चाहते हैं। उसके घर का जो कुछ भी बचा कुचा अनाज है वो बेच करके जो है सूदखोर के घर में जाएगा और वो शराब की बोतल खरीदेगा। अरे सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए, और सरकार की इस नीति में खोट है, सरकार की मंशा में खोट है। हम समझते हैं कि इससे मध्य प्रदेश की सरकार की नीतियां जनता के सामने खंड खंड होकर सामने आई। उदाहरण है, अगर मैं MBA चाय वाला की बात करूं, या अगर कर्नाटक की उस युवती की बात करूं जिसने एक छोटे से चाय के ठेले पर से व्यवसाय शुरू किया और एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बन चुकी है, वो बड़ी उद्यमी बन चुकी है, चाय के ठेले से शुरुआत करके घर घर शराब बेचने की बजाय, अगर उस बात को के मद्देनजर ये सवाल रखूं, घर घर चाय बेची जाए, तो क्या ये इस तरह से राजस्व नहीं आ पाएगा? क्या
थोड़ा सा थिंक डिफरेंट जो हम बात करते हैं ना, सोच अलग तरह से सोचने की बात अगर करना चाहे, शुरुआत छोटी होगी ये मानते हैं, लेकिन शायद अलग हो सकती है। क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि घर घर शराब रखवाने की बजाय या लाइसेंस देने की बजाय या देशी और विदेशी शराब को एक साथ बिकवाने की बजाय कुछ अलग ही रास्ता इख्तियार किया जाए? मुझसे सवाल है। उमेश जी से अभी हमारा संपर्क टूट गया है, तब तक मैं आपसे ही इस बात को आगे बढ़ाऊंगी। जी क्रांति प्रिया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल लिया। बड़े विनम्रता से आग्रह करना चाह रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 25 लाख लोग बेरोजगार हैं पूरे प्रदेश के अंदर अभी वर्तमान फिगर में। क्या मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को आप यही बताना चाह रहे हैं कि आप शराब की लिंकर की दुकान में जाकर के नौकरी करना शुरू कर दो? क्या आप प्रदेश के लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हम आपको कोई रोजगार नहीं सकते क्योंकि हमारी सोच इतनी बड़ी नहीं है। हम इन्वेस्टर मीट जरूर करने जाते हैं, इन्वेस्टर मीट के नाम पर बड़े बड़े देशों में घूम करके आते हैं और एक भी आज तक इंडस्ट्रीज आके मध्य प्रदेश के अंदर कोई अपने कल कारखाने स्थापित नहीं कर पाए। या आप ये बताना चाह रहे हैं कि राशन की दुकानों में जहां से लोग गेहूं चावल और चीजें लेते हैं, वो लोग वहां पे शराब का बिकना शुरू हो जाए? अरे इनका बस चलेगा क्रांति प्रिया जी, तो ये जो है जहां पर किराने की दुकान है वो तो इनका बस नहीं चल रहा। कुछ दिन में देखिएगा जो ये पॉलिसी है किराने की दुकान पे, जहां पर आप दूध लेने जाती हैं या जहां शक्कर लेने जाती है, कुछ भी सामान ले जाती है, वहां पर ही शराब की बिक्री शुरू करा देंगे। ये सरकार की नीति होना चाहिए। सरकार की नीति ये होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा जिस तरह के आपके तर्क थे भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र के, वैसे सुन रहा था, और ये शराब की तुलना उस सोमरस से कर रहे थे जो देवराज इंद्र के पास हुआ करता था। वो कई सारी आयुर्वेदिक तत्वों को मिला करके बनाया हुआ सोमरस हुआ करता था। उसकी तुलना शराब से करना, उसकी तुलना शराबियों से करना, ये तो कोई तुकबंदी नहीं, न कोई इस तर्क में कोई वजन है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रदेश की सरकार को सबसे पहले ये चिन्हित करना पड़ेगा कि हम अपने प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है, जो लोग बेचारे डॉक्टरी की पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, एमबीए की पढ़ाई करके, बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करके, या जिनके माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा जब पढ़ लिख हमारे परिवार का सहारा बने, सरकार उसके लिए एक ठोस नीति बनाए। सरकार मध्य प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए ठोस, सरकार मध्य प्रदेश की उन बच्चियों को जो है स्वावलंबित करने की योजना बनाए जहां से उनके जीवन का आगे का रास्ता तय होना है। सरकार उन किसानों के बारे में शिक्षा सोचे जो सस्ती बेचारे है, आला ओला मतलब पीड़ा महंगी सबसे और प्रभावित शराब होते हैं। सस्ती है, शायद सरकार इसलिए मुद्दा बहस का बन जाता है। नहीं, जी शराब जी जी। सस्ती हो या शराब महंगी हो, देखिए आपने देखा है कोरोना काल में शराब इन्होंने महंगी भी कर दिया था, तो भी जो ऐसे लोग थे जो शराब के शौकीन लोग हैं वो लाइन में लग करके शराब पीते थे। हाँ उसके हाँ, अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में फोटो भी छपी। बिल्कुल इससे बिल्कुल। लोगों को फर्क नहीं पड़ता। इससे सरकार के पास रेवेन्यू तो खूब अनाप शनाप का सकता है, लेकिन इससे हमारा प्रदेश, जो देश की हृदय स्थली कहा जाता है, जो शांति का टापू कहा जाता है, उसकी शांति में जो है कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हर दृष्टिकोण से, हर तत्वों को, हर कोणों को इकट्ठा करके जब आप समुच्चय तैयार करेंगे, तभी आपका समीकरण बनेगा। वैसे समीकरण नहीं बनने वाला है कि आप एक शराब को जो है पूरी जगह दो दो जगह, एक की दुकान में दोनों चीजें मिलने लगे, एयरपोर्ट में बिकने लगे, राशन की दुकान, ये सब चीजों से कुछ नहीं होना है। आप एक ठोस मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक नीति बनाइए और उसके बाद ही उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तब जाकर के उसका सार्थक रिजल्ट जनता के सामने आ सके। कांग्रेस में ही पार्टी के दो लोग, दोनों भाइयों की मैं बात कर रही हूँ, एक भाई जहां ये इतनी सारी तमाम बातें कह रहे हैं तो दूसरे भाई समर्थन कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी की बात कर रही हूँ, उन्होंने समर्थन कर दिया, उन्होंने कहा कि आबकारी नीति की घोषणा हुई है, आशा करते हैं ये और ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएगी और सालों से चल रहे चंद लोगों का एकाधिकार समाप्त करेगी। ये क्या बात हुई? देखिए कीर्ति क्रांति प्रिया जी, जी। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के अनुज हैं लक्ष्मण सिंह जी। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि जो नागपुर से एक संदेश आ गया उसी को आप रटन्ना मारोगे। यहाँ पर हर व्यक्ति को बोलने की अभिव्यक्ति है, और ये भारत का संविधान की धारा 19 के तहत ये सबको आजादी मिली है। हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स से मिले हुए संविधान से, उसके तहत हम उसका दोहन नहीं कर सकते। किसने क्या कहा इस विषय पर पढ़ने की जगह, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं और सेंट्रल में राज्यसभा के सदस्य हैं लगातार।
दिग्विजय सिंह का जो वर्जन है वो मायने रखता है। उन्होंने जो अपना बयान दिया है वो बड़ा ही गौरतलब है। उन्होंने कहा कि देखिए, इससे सबसे अधिक शराब, ठीक है आप शराब बिकाओ, लेकिन इससे घर में सबसे अधिक पीड़ित कोई होता है तो घर की महिलाएं। तो बेहतर है आप एक बार इंटरनल सर्वे करवा लीजिए ना, आपके पास एजेंसी है, आप सर्वे कराइए कि आप मैं इस तरह की जो नीति लेकर के आया हूँ या और इसको बढ़ाना चाहता हूँ, इससे हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, हमारे युवा तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कोई गलत बात नहीं किया, और उनके वजन में तर्क, उनके तर्क में जो है वजन है, और हर तर्क जो होता है वो दावा नहीं होता, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का तर्क दावे के करीब है, और इस दावे पर सरकार को चिंतन चाहिए, मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसका सर्वे कराने में कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। सरकार सर्वे कराए और उन महिलाओं का सर्वे कराए जो समाज के अंदर 60-70% के क्षेत्र में गांव में रह करके जिनके घर के लोग, जिनके बच्चे या जिनके पति शराब के नशे में आदी हो जाते हैं, उनका घर में जो यूज होने वाले चम्मच तक बिक जाते हैं। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, यहीं पर सरकार ने 2 नीतियां कर दिया। वो लोग जो टाटा बिरला अंबानी की तर्ज पर हैं, जो अंबानी की तरह देश के 5 पूंजीपति हैं, उनके लिए एक अलग पॉलिसी बन गई, या जो 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं, वो अपने घर में बढ़िया बियर बार शराब की पार्टी करेंगे। और समाज का वो वंचित तबका, वो गरीब तबका, वो पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आदिवासी तो तबका फिर के आपको साथ क्या इनके घर लगता है में पार्टी ब्रिजेश, है, शराब और पर हमारे पास सियासत क्या धन तभी नहीं है। थमेगी? हम कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे? तो कहाँ से क्या हो पाएगा, आप खुद सोचिए। बिल्कुल। एक अंत में यही इस सवाल का अगर संक्षिप्त में मैं जवाब मांगूं कि कब फिर थमेगी ये शराब पर सियासत, क्या इसका हल निकल सकता है? आपने एक बहुत अच्छा बात कही कि हम सर्वे करवा सकते हैं। वाकई जिनके लिए नीति बनाई गई उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो कितनी सहमत होंगी, तो महिलाएं बेहतर जवाब दे पाएंगी और शायद सरकार को बेहतर इस नीति को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल पाएगी। क्या लगता है आपको, क्रांति प्रिया जी, इस तरह बहुत सियासत थमेगी स्पष्ट। या नहीं, इस पर जो क्रांति बवाल प्रिया जी, मचा मैं हुआ है शराब की इस नीति पर? क्रांति प्रिया जी, मैं बहुत दो टूक लहजे में कहना चाहता हूँ। हम्म। मध्य प्रदेश की सरकार को 1 मार्च से इसको लागू करने के पूर्व प्रदेश के अंदर एक सर्वे कराना चाहिए, और वो सर्वे महिलाओं के बीच होना चाहिए। आप उनसे उनसे आप उनकी राय लें, और जब उनकी जन राय होगी, हम समझते हैं उसको निकलेगा, क्योंकि सबसे अधिक पीड़ित वही तबका होता है। पुरुष वर्ग जो है, जो पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, उनको क्या है, उनको तो आप जितनी छूट दे दोगे, जितनी सस्ती शराब दोगे, उतनी ही शराब पियेंगे, उतने ही घर में जाके धमाल मचाएंगे। तो थोड़ा कम से कम महिला वर्ग, जो हमारे समाज का 50% हिस्सा जी। होती है, अर्धांगिनी कही जाती है, की भी एक राय लेनी चाहिए। उनकी राय जी। मशविरा करने के बाद, जी। सर्वे कराने के बाद ही सरकार को इस नीति को जनता के बीच अमली जामा पहनाने का प्रयास करना चाहिए, जी। अथवा समाज की भलाई उत्पन्न हो जाएगी। और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता में से 4.25 करोड़ लोगों के साथ अन्याय होगा, उस महिला वर्ग के साथ, उस स्त्री के साथ, उस नारी जाति के साथ, जो हमारे देश के यहाँ हमेशा पूजा पूजा जिनकी की जाती रही है, और हमारे ऋषि मुनि उनकी पूजा करते रहे हैं। तो कम से कम एक सर्वे कराने में सरकार को कोई इल्यूजन नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों को एक बार बता देते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे उमेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, ब्रिजेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और हम बात कर रहे थे शराब पर सियासत की। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।